सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ रणतयं नवट्टै अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवियं हि तं हातत्यमयु होदिहु मुखस्य कारणम् आदा। ये 40 नंबर की गाथा है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपन ने देखा है। अपनी गाथा तो चल रही है 35 नंबर की गाथा है। संवर के भाव संवर के भेद इसमें बताए गए हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें से अपनी चर्चा अनुप्रेक्षा की चल रही है और अनुप्रेक्षाओं में अध्रुव और अशरण अनुप्रेक्षा की चर्चा के बाद में संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ हमने प्रारंभ की है। संसार अनुप्रेक्षा में क्या चिंतन करना है कि संसार कैसा है। संसार देखिए, ये सारे चिंतन हम ये जो बता रहे हैं ना चिंतन के बिंदु, ये चिंतन हम निरंतर करते रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अनित्यता का चिंतन भी हम करते हैं, अशरणता का भी करते हैं, संसार का भी चिंतन करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अरे ये नष्ट नहीं हो जाए, ये नष्ट नहीं हो जाए, ये नष्ट हो जाएगा तो, ये नष्ट हो जाएगा तो, ऐसे सोच के अनित्यता का चिंतन तो कर रहे हैं। लेकिन उस चिंतन से हमको आकुलता हो रही है, उस चिंतन से हमको दुख हो रहा है, क्योंकि वो हम उसका स्वभाव समझ के चिंतन नहीं कर रहे। हमको कौन बचाएगा, किसी को कोई नहीं बचा पा रहा है, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए, ऐसे शरण का विचार करते रहते हैं, अशरणता का विचार करते रहते हैं। लेकिन वो जो विचार आज तक चल रहा है, वो विचार दुख के अलावा और कुछ नहीं देता, आकुलता के अलावा और कुछ नहीं देता। अभी विचार वही करना है, अनित्यता का ही करना है, अशरणता का ही करना है, संसार के स्वरूप का ही विचार करना है। लेकिन अब ये जो चिंतन हो रहा है, ये चिंतन दुख उत्पन्न नहीं कर रहा। इस चिंतन से समता भाव की उत्पत्ति होती है, सुख की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको अनुप्रेक्षा शब्द दिया है। तो संसार अनुप्रेक्षा में, संसार भावना में क्या चिंतन करना है? संसार के स्वरूप का विचार चिंतन करना है। संसार का स्वरूप या संसार का हम जानते नहीं है क्या? हम दिन भर यही देखते रहते हैं अपना संसार कैसे अच्छा चले, यही विचार चलता रहता है, दिन भर यही चिंतन चलता है। लेकिन उस चिंतन का नाम संसार भावना या संसार अनुप्रेक्षा नहीं है। तो फिर संसार भावना किसका नाम है? कि संसार के स्वरूप का विचार करके इस संसार में कहीं सुख नहीं है। हम पूरे संसार में 4 गति रूप ये संसार है, इस संसार में सब जगह घूमकर आए, लेकिन इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस चिंतन का नाम संसार भावना है।
तो संसार में जीव अनादिकाल से आज तक कहाँ कहाँ घूमा, किस तरह से घूमा, उस आधार पर संसार के 5 भेद किए जाते हैं। 5 प्रकार का संसार कहा जाता है, उसको पंच परावर्तन भी कहते हैं। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? परावर्तन का मतलब है परिभ्रमण, परिवर्तन, घूमना, या संसार को भी परावर्तन कहते हैं, क्योंकि 5 परावर्तन है, 5 प्रकार का संसार है। तो संसार में भी क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है। परावर्तन का मतलब है एक चक्र चलता रहे, परिभ्रमण चलता रहे, उसका नाम परावर्तन है। और ये 5 प्रकार से, ये जो परिभ्रमण है 5 प्रकार से होता है, इसलिए इसको पंच परावर्तन कहते हैं। कौन से 5 प्रकार से परिभ्रमण होता है? शिमला अभी याद है आपको? नहीं बोले नहीं तू अभी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 रूपों से परिभ्रमण चलता रहता है। इसी को पंच परावर्तन कहते हैं। ये पंच परावर्तन क्या बता रहा है? हमको पंच परावर्तन करने हैं क्या, या जिसने ज्यादा किए हैं उसकी पीठ थपथपाने योग्य है क्या? कि ऐसा कुछ नहीं, किसने ज्यादा किए, सबने अनादिकाल से लेके आज तक ये अनंत पंच परावर्तन चलते ही आ रहे हैं, और ये करने योग्य नहीं है। फिर क्यों हमको आप बता रहे हो? कि इस पंच परावर्तन का स्वरूप समझकर वो काल की माप बताई जा रही है, वो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, जो टाइम पीरियड जीव ने आज तक संसार में दुख अवस्था में बिताया है, कितने दुख भोगे हैं, कितने टाइम तक, कितने टाइम से ये दुख भोग रहा है, वो टाइम का थोड़ा सा अंदाज हमको आए, थोड़ी भाव भासना हमको हो, उसके लिए ये परावर्तनों का स्वरूप बताया जा रहा है। क्योंकि अनादि बोलते हैं ना, अनादि से है, तो हमको ऐसा भाव भाषण नहीं होता, हाँ अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, बस शब्द बोलते हैं, उसकी भाव भाषणना नहीं होती है। अनादि से है, और अनादि से अब तक कितने टाइम हो गया, वो टाइम कितना है, पीछे जाएंगे ना अनादि में, तो वो भी अनंत काल है, पीछे जाते जाएंगे, तो वो अनंत काल है। वो अनंत काल कितना, तो उसका अंदाज लगाने के लिए, उसका हमको भाव भासना हो, उसके लिए ये पंच परावर्तनों का स्वरूप बताया जाता है। सबसे पहले परावर्तन का नाम है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य परावर्तन का अर्थ है, परिभाषा पहले भी मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है, जिनके पास है वो देख सकते हैं। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के, ग्रहित पुद्गल स्कंधों के, ग्रहित यानी जो ग्रहण किए गए हैं, पुद्गल स्कंध, पुद्गल की वर्गणाएं वो स्कंध रूप होती है। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में, ग्रहित पुद्गल स्कंधों के द्रव्य संग्रह के जो नोट्स हैं उसमें 254 नंबर का पेज है, अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं तो वो खोल सकते हैं। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय वो द्रव्य परिवर्तन या द्रव्य परावर्तन, परिवर्तन कहो परावर्तन कहो एक ही बात है, दोनों का सेम अर्थ है। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परावर्तन कहलाता है, और इस द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है, इसी को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। कितनी सी बात है कि जो पुद्गल स्कंध हमने आज ग्रहण किए हैं, पुद्गल स्कंध ग्रहण किए हैं, जो वर्गणाएं आज ग्रहण करी हैं, वो दोबारा से जब ग्रहण कर लेंगे, उनके पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय, जो पुद्गल स्कंध हमने आज ग्रहण किए हैं, वो दोबारा जब हमारे ग्रहण करने में आ जाएंगे, बस उसका नाम द्रव्य परावर्तन है। तो उसमें कितना टाइम लगता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कर लेंगे दोबारा, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है, वो टाइम इसके जो स्वरूप है उसमें बताया है। इसमें एक शब्द दिया है विशिष्ट पुनर्ग्रहण। विशिष्ट पुनर्ग्रहण का मतलब ये है कि वो जो पूरा इसमें वो जो चार्ट दिया है कि किस तरह से वो परमाणु यानी दोबारा कब आएंगे,
यानी आज हमने जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए हैं वो दोबारा हमारे पास कब आएंगे, उसके लिए एक नियम है पूरा कि वो कब आएंगे दोबारा। और वो क्या है नियम, कि वो अनंत काल बाद दोबारा आएंगे। जो आज पुद्गल वर्गणाएं हमने ग्रहण की हैं वो दोबारा कब हमारे ग्रहण करने में आएंगी, अनंत काल बाद वो दोबारा ग्रहण करने में आएंगी। तब वो एक परावर्तन, एक द्रव्य परावर्तन, नोकर्म पुद्गल परावर्तन वो पूरा होता है अनंत काल में। और ऐसे हमने पुद्गल परावर्तन कितने किए हैं, ऐसे हमने अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं। तो थोड़ा सा हमको टाइम की अंदाज लगता है इससे कि कितना टाइम हमने किया है। देखिए अभी विशिष्ट पुनर्ग्रहण क्या है, कल हमने एक उदाहरण लिया था, जैसे कि हमारे पास 5 नोट हैं। सुधा जी कुछ पूछना है आपको? आपने बताया कि जो पुद्गल परमाणु हमने ग्रहण किया वो अनंत काल बाद जाके वापस दोबारा आएंगे, तो मतलब जो हमने पहले शुरू में ग्रहण किया वही वापस आने चाहिए क्या? हाँ वही उसके नियम है पूरे, अभी अपन देखते हैं कि यानी किस तरह से वो वापस आने हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ अभी जो हो रहा है एट प्रेजेंट, तो ये भी अपना परावर्तन में आज एक होगा ऐसा कि पहले अनंत काल पहले हुआ होगा ऐसा? हाँ चल रहा होगा कोई ना कोई, वो चलते हैं तो निरंतर चल रहे हैं, 5 ही परावर्तन वो चलते रहते हैं। यहाँ समझने में और उसकी काउंटिंग करने में क्रम होता है, लेकिन वो तो चीज, ये साइकिल तो चल ही रहा है ना बराबर, साइकिल बराबर चल ही रहा है, इसलिए वो चलता ही रहता है ऐसा। मतलब तो ऐसे ही सब बैठे थे ऐसे हुआ होगा? ऐसा नहीं है, हाँ ये जो हमारी कल्पना है ना, ऐसा नहीं होता है पुद्गल परावर्तन का स्वरूप कि हम सब ऐसे ही बैठे होंगे, कि हम सब ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है और उसने जो वर्गणाएं ग्रहण की है उसके लिए होता है। बाकी और सारी चीजें सेम टू सेम मिल जाएंगी तो पता नहीं, फिर तो इसी में हालत खराब है दोबारा मिलने में, तो उसका तो कहना ही क्या है। वो सब नहीं है, आज तक ऐसा ही ऊपरी ऊपरी तौर पे ऐसा ही लगता है कि ये सब वैसा का वैसा मिल जाए, ऐसा स्थूल रूप से समझा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। देखिए जैसे कल हमने उदाहरण लिया था कि हमारे पास 5 नोट हैं, 5 नोट हैं हमारे पास में, एक 2000 का है, एक 500 का है, एक 100 का है, एक 50 का है, एक 10 का है, ऐसे 5 नोट हैं। अभी 5 नोट की अपन ने आइडेंटिटी, उनका नंबर वगैरह वो नोट कर लिया और हमने जाके उससे शॉपिंग कर ली, खर्च कर दिए। अब वो नोट हमारे जीवन में दोबारा आएंगे, ये तो हम ट्राई कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कुछ ना कुछ रोज खरीदते ही हैं, तो वो जो एक भी नोट हमने दिया है उसका नंबर हम नोट करके रख लें और फिर चेक करें पूरे जीवन में जब भी कोई नोट आए अपने पास में कि वही नंबर है का है क्या। नहीं आता है, बहुत मतलब हमको तो असंभव जैसा लगता है, असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। वो नोट इतना सा, इतने से जीवन काल में और इतनी सी दुनिया में वो नोट रिपीट नहीं होता है। तो पुद्गल परमाणु कितने हैं, पुद्गल के परमाणु, पुद्गल द्रव्य कितने, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं। अनंतानंत पुद्गल द्रव्यों में से जो आज हमने ग्रहण कर लिया, अभी देखिए ये जैसे हमने जो कल चावल वाला भी उदाहरण लिया था, एक दाना चने की दाल, चने की दाल होती है, दाल कोई सी भी दाल, वो थोड़ी मोटी होती है इसलिए वो समझ लीजिए, वो उसका एक दाना, एक चने की दाल का दाना, एक चना समझ सकते हैं, एक चना है, उसमें कितने पुद्गल परमाणु होंगे एक चने में। दिखने में वो इतना सा दिख रहा है लेकिन अनंत पुद्गल परमाणु है, वो स्कंद है, ठीक है ना। ये तो अभी हमको सबको समझ में आता है कि उसमें वो जो एक इतना सा चना है, चने की दाल है, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। अब हमने वो एक दाल खाई, एक वो दाल हमने खा ली, वो दाल खा ली, फिर उस दाल, इतनी सी भी दाल खाई, एक भी दाना, उसका सब रूप, सप्त धातु रूप परिणमन होता है, खून भी बनता है, हड्डी भी बनती है, चर्बी भी बनती है और सब जो भी बनता है, मलमूत्र आदि। अब वो अनंत परमाणु इन सब में कन्वर्ट हो गए। वो जो एक चने की दाल में अनंत पुद्गल परमाणु थे वो क्या क्या रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वो सारे अनंत, वही वाले अनंत परमाणु जो उस चने की दाल में अनंत परमाणु थे, वो के वो अनंत परमाणु वापस इकट्ठे हों और फिर उसकी वो चने की दाल बने, ये कब होगा, कब होगा कि वो चने की दाल खाई है, फिर कुछ हड्डी रूप में बने हैं, कुछ खून रूप में बने हैं, कुछ
चर्बी के रूप में बने हैं और मलमूत्र के रूप में निकले हैं, फिर कोई कहीं पहुंच गया है, कोई कहीं पहुंच गया है, ये हड्डी वड्डी वाले कब पहुंचेंगे, अब कितने टाइम तक वो कहाँ कहाँ रोटेट होते रहेंगे, और फिर वो कब मिलके वही वाले मिलने सारे। अभी तो अपन केवल एक चीज देख रहे हैं कि वही, उसके साथ कंडीशन और है, वही वाले परमाणु हो, उसी क्वांटिटी मतलब उसी क्वालिटी के हों, उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं वो वैसे के वैसे हों, और जितनी संख्या में उसमें परमाणु थे वो उतनी संख्या में हों, वो जब दोबारा मिल जाते हैं तो इसका नाम है वो एक चने की दाल का परावर्तन पूरा हो गया। वो जैसे नोट हमारे पास रिपीट होके आए तो वो एक नोट का साइकिल पूरा हुआ, वो एक चने की दाल वाले परमाणु रिपीट होकर आए तो वो एक उसका परावर्तन पूरा हुआ। तो जैसे ही एक हमने चने की दाल ली है, वैसे ही हर समय हम पुद्गल वर्गणाओं का यानी नौकर्म वर्गणाओं के स्कंध वो हम हर समय ग्रहण करते रहते हैं। भोजन मुंह से करें, पानी पिए या ना पिए, तो भी हर समय हम वर्गणाएं ग्रहण करते रहते हैं। और कितनी वर्गणाएं ग्रहण करते हैं? वर्गणाएं समझ में आता है? वर्गणा का मतलब है पुद्गल के स्कंद होते हैं जो ये शरीर आदि रूप परिणमित होते हैं, उसको बोलते हैं नौकर्म वर्गणा। वर्गणा मतलब स्कंद है, स्कंद है, परमाणुओं का समूह है, और जो शरीर रूप परिणमित होते हैं वो कहलाते हैं नौकर्म वर्गणा। आहार वर्गणा भी बोलते हैं, और नौकर्म वर्गणा में और भी ये भाषा मन साचोस्वाच वाली वो सब नौकर वर्गणा के अंतर्गत आ जाती है। तो एक हर समय हम ये वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं ना, श्वास के माध्यम से कुछ ग्रहण करते हैं कि नहीं अंदर, फिर छोड़ते हैं, तो इसे ग्रहण भी कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। ये तो श्वास तो उदाहरण के लिए है, वैसे भी वो ग्रहण होती रहती हैं और निकलती रहती हैं। कितनी ग्रहण करते हैं और कितनी छोड़ते हैं? हर समय अनंत पुद्गल वर्गणाएं वो हम ग्रहण करते हैं और उतनी ही शरीर से निकलती रहती है। ऐसा ये हर समय का प्रोसेस होता रहता है। तो कोई जीव, किसी जीव ने किसी पर्टिकुलर टाइम में वो नौकर्म वर्गणाओं का एक लॉट, एक उसको बोलते हैं एक समय प्रबद्ध, एक समय में आने वाली वर्गणाओं का समूह, उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। एक समय में जितनी वर्गणाएं आ रही हैं, जितने एक ग्रुप आ रहा है, उस ग्रुप को बोलते हैं समय प्रबद्ध। जैसे कि हमने मंदिर जाने के लिए चावल लिए, डब्बी नहीं है, समझ लो डब्बी हो चाहे मुट्ठी में ले, हाथ में ले, तो कितने चावल लेते हैं हम? एक मुट्ठी चावल। या घर में बनाने के लिए अपने को दाल बनानी है, चावल बनाने, तो हम कुछ लोग कटोरी से अंदाज करते हैं, कुछ लोग मुट्ठी से। कितनी मुट्ठी लेनी है? 4 मुट्ठी की 5 मुट्ठी, तो वो मुट्ठी का एक अंदाज। अब उसमें कितने आएंगे? एक मुट्ठी चावल में कितने चावल आते हैं? एक मुट्ठी चावल में कितने चावल आएंगे? बोले मीनू दी। काफी सारे आ जाएंगे, गिने नहीं, बहुत नहीं, सारे। काफी सारे नहीं, एग्जैक्ट बताने पड़ेंगे। बोलिए अर्पणा जी। मैम सबकी मुट्ठी का साइज अलग अलग होगा तो सबके अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, बोलिए निशा आंटी। एक मुट्ठी प्रमाण आएंगे। बढ़िया, मीता भाभी भी यही बोल रहे हैं। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी प्रमाण होंगे, बिस्की जितनी होगी उतनी होगी। उसको क्या कहेंगे हम? एक मुट्ठी प्रमाण। अब उसमें 1000 आ रहे हैं कि 2000 आ रहे हैं, मतलब वो नहीं, लेकिन एक मुट्ठी प्रमाण। तो एक समय में जो नौकर्म वर्गणाएं आ रही हैं, जो नौकर्म वर्गणाएं आ रही हैं वो कितनी होती हैं? वो समय प्रबद्ध। जैसे एक मुट्ठी प्रमाण आई ना, हमने चावल लिए एक मुट्ठी प्रमाण, वैसे एक समय में जो वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं वो कहलाती हैं समय प्रबद्ध। वो समय प्रबद्ध हैं। कितनी है उसमें? अनंत हैं। जैसे ये मुट्ठी में कितने हैं, तो एक रेंज होती है ना इसकी। एक मुट्ठी में 10 तो नहीं आएंगे चावल, 10 तो नहीं आएंगे, 100 भी नहीं आएंगे, तो एक कुछ रेंज होगी ना। कभी अपन ने काउंट करके नहीं देखा, लेकिन 1000 से ऊपर तो होगा, कम से कम कुछ रेंज तो होगी ना कि 1000 से 2000 के बीच में इतने आएंगे, ऐसी कुछ रेंज होगी। साइज सबका थोड़ा अलग अलग भी हो, मुट्ठी का साइज अलग हो, हर बार भरने का साइज भी अलग होता है। कभी अपन थोड़ा
अच्छे से भरते हैं, कभी थोड़ा कम भरते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो रहेंगे उस रेंज में कि 1000 से 2000 के बीच में। ऐसे ही एक समय में जो वर्गणाएं आ रही हैं वो कहलाती हैं समय प्रबद्ध। उसकी एक रेंज होती है, वो रेंज अनंत के अंदर ही, मतलब अनंत ही होती है, मिनिमम भी अनंत होती है, मैक्सिमम भी अनंत होती है। तो वो जो अनंत परमाणु हमने ग्रहण किए, वो जो एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया और फिर वो ग्रहण करते हैं, फिर बाद में उसको निर्जरा भी होती रहती है। तो अभी जो ये ग्रहण किया है, इस पे सब पे मार्किंग करनी है, उन पे सब पे आइडेंटिटी बनानी है कि जिनको हमने ग्रहण किया है उन पे हमने कुछ पहचान का चिन्ह बना दिया कि ये वाले हैं। कैसे हैं कि वो जिस आइडेंटिटी वाले हैं, जितनी क्वांटिटी में आए हैं, और जैसे उनके स्पर्श रस गंध वर्ण है, जैसी उनकी क्वालिटी है। 3 चीजें देखनी है, उनकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हैं कि उनका, उनपे अपन ने नाम डाल दिया। अभी आप वो अनंत को छोड़ो, अनंत की जगह हम समझ रहे हैं 10 आ रहे हैं, 10 वर्गणाएं आ रही हैं, उस 10 पे हमने नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10। अब वो जो 10 हैं, वो जो उनके नाम हैं, वो वही नाम वाली, ठीक है। और 10 तो संख्या है तो 10 ही। और तीसरी चीज क्या है कि हर में जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण है, क्योंकि पुद्गल के परमाणु है तो उनमें कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण होगा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण कैसा होगा कि हमने एक वो पढ़ा था, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणा नाम तू गुण साम्य सदृश नाम द्वैधिकादि गुणा नाम तू, ये सब पढ़े थे ना हमने। तो उसमें जितने स्निग्ध के जितने अंश हैं, रुक्ष के जितने अंश हैं, हल्के के जितने अंश हैं, भारी के जितने अंश हैं, गर्म के, ठंडे के, जैसे जैसे जो अंश हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के चारों चीजों के जितने जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उतने उतने अविभागी प्रतिच्छेद वाले। बोलिए ये मीता मैम। आपने ये पॉइंट लिखा है ना, फिर अनंत बार अन्य अग्रहित मिश्र अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा, तो ये अग्रहित मिश्र अग्रहित क्या हुए? अभी अभी पहले मैं जो बता रही हूँ वो बता लूं, फिर बताती हूँ बाद में। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको अभी बाद में बताने वाली हूँ। अभी मैं क्या बता रही हूँ कि हमने ये समझ लीजिए 10 चीजें, हमने ये 10 थे हमारे पास में अगर परमाणु, 10 पे हमने डाल दिए नाम, ये तो हो गई इनकी आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इनकी संख्या, ये उसी संख्या वाले, उतनी क्वांटिटी में, ये संख्या हो गई 10, है ना। ये तो हो गई इनकी क्वांटिटी और ये हो गई आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। अब इनकी क्वालिटी क्या है कि ये इनमें से एक एक में जैसा स्पर्श था, जैसा रस था, जैसी गंध थी, जैसी वर्ण थी, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण के जितने अविभागी प्रतिच्छेद एक एक में थे, उतने ही अविभागी प्रतिच्छेद वाले ये होने चाहिए। अभी इसके नोट कर लें कि इसमें स्पर्श के कितने हैं, रस के कितने, गंध के, वर्ण के, और उनमें भी अलग अलग, हल्के भारी में, रूखा चिकना में, सब में, सबके अलग अलग उसके अपन ने नोट कर लिए। तो अभी पहले समय में जो परमाणु हमने ग्रहण किए, जिस आइडेंटिटी वाले ग्रहण किए, जितनी क्वांटिटी में ग्रहण किए, और जिस क्वालिटी वाले ग्रहण किए, वो ही परमाणु वो ग्रहण किए, फिर बाद में उनको छोड़ दिया, उनकी निर्जरा हो गई। अभी हमने ग्रहण किया है, फिर कालांतर में उनका परिणमन होके वो निकलते हैं। तो ग्रहण करके फिर जब छोड़ दिए, छोड़ने के बाद में अब यही आइडेंटिटी वाले, इतनी ही क्वांटिटी में और उसी क्वालिटी वाले वो परमाणु जब दोबारा ग्रहण करने में आएंगे, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है एक द्रव्य परावर्तन या एक पुद्गल परावर्तन। ठीक है, अभी तो कुछ कठिन बात नहीं लग रही, ठीक है, कर लेंगे दोबारा। लेकिन अब उसमें कैसे करने हैं कि इसमें क्या होता है, 3 तरह के परमाणु होते हैं, 3 तरह की वर्गणाएं होती हैं। देखिए, ये जो द्रव्य परावर्तन है ना, पुद्गल परावर्तन, ये 2 प्रकार का होता है। पुद्गल परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन
ये दो प्रकार का है, एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन, दो तरह का। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, नो कर्म पुद्गल परावर्तन की। ठीक है, अभी जो हम स्वरूप समझ रहे हैं ये नो कर्म पुद्गल परावर्तन का स्वरूप समझ रहे हैं। पुद्गल परावर्तन क्या है कि जो कोई हमने पुद्गल के परमाणु ग्रहण किए हैं वो दोबारा से जब ग्रहण हो जाएंगे, उनके दोबारा ग्रहण करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का नाम पुद्गल परावर्तन है। लेकिन वो दोबारा कब ग्रहण होते हैं कि वर्तमान किसी पर्टिकुलर टाइम को लें कि किसी विशिष्ट समय में जीव ने जो वर्गणाएं ग्रहण की, जो यानी जिस आइडेंटिटी वाली की, जितनी क्वांटिटी में की और जिस क्वालिटी वाली ग्रहण की, वही वर्गणाएं उसी आइडेंटिटी वाली, उतनी ही क्वांटिटी में और उसी क्वालिटी वाली जब वो दोबारा ग्रहण करता है तब उसको कहते हैं एक परावर्तन, एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ। लेकिन वो ग्रहण करने में बीच में क्या होता है कि इनको जब ग्रहण करता है जीव, अभी ये 10 परमाणु, ये जो 10 वाला अपना ग्रुप था ना, ये 10 को ग्रहण किया, फिर ग्रहण करके बाद में इनको छोड़ दिया, इनकी निर्जा हो गई, अलग अलग रूप में ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अनंत बार जब इनको ग्रहण करके छोड़ दिया, इसके बाद में अनंत बार अन्य अन्य वर्गणाओं को, जिनको कहते हैं ग्रहित, अग्रहित और मिश्र, वो अपने कल द्रव्य संग्रह में भी ये शब्द थे, ग्रहित वर्गणाओं, अग्रहित वर्गणाओं और मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ता है। यहाँ दिया था पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र, पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र, ऐसे। तो ग्रहित किसे कहते हैं, अग्रहित किसे कहते हैं और मिश्र किसे कहते हैं? जो वर्गणाएं हमने आज देखिए, पुद्गल कितने हैं जीव से, कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? कठिन तो नहीं लग रहा? पुद्गल कितने हैं, पुद्गलों की संख्या कितने हैं? जितने जीव हैं उस जीव से बहुत ज्यादा अनंत गुने पुद्गल होते हैं। हमने कई बार देख लिया कि बहुत ज्यादा है। तो क्या हमने सभी पुद्गलों को, जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, उनको आज तक ग्रहण कर लिया? दुनिया में जितने भी, विश्व में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, क्या हमने उन सभी पुद्गलों को आज तक ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? हमने तो क्या, सब जीवों ने भी मिलकर आज तक सारे के सारे परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। पुद्गल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो पुद्गल के परमाणु हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। कुछ ऐसे जो ग्रहित यानी ग्रहण करके छोड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अग्रहित यानी जिनको ग्रहण नहीं किया है, और कुछ ऐसे हैं मिश्र। मिश्र का मतलब एक्चुअल में मिश्र कब बनता है, क्योंकि हम एक परमाणु को कभी भी ग्रहण नहीं करते, हम वो लॉट ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ये 10 हमने लिए, यहाँ पर 10 लिए ना, तो 10 में से 10 के 10 नए ग्रहण कर रहे हैं जो आज तक ग्रहण नहीं किए, तो वो कहलाएंगे अग्रहित। ठीक है, 10 के 10 परमाणु ऐसे हैं जो हमने पहले ग्रहण करके छोड़ दिए थे, फिर से उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे ग्रहित। और 10 में से 5 ऐसे हैं जो ग्रहण किए हुए थे, 5 ऐसे हैं जो ग्रहण नहीं किए हुए थे, या फिर रेशियो चेंज भी हो सकता है, 7 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी रेशियो हो, लेकिन दोनों टाइप के हों, तो वो कहलाते हैं मिश्र। समझ में आ रही? ग्रहित, अग्रहित और मिश्र परमाणु, परमाणु शब्द ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में है वो वर्गणा, और वर्गणा होती है स्कंध। तो स्कंध में कुछ परमाणु ग्रहित हैं, कुछ अग्रहित हैं, और वो मिश्र रूप है स्कंध, इस तरह का। तो जब हमने आज जिनको हमने मार्क किया है, ये 10 वाला जो लॉट है अपना, इसको हमने मार्क किया, इसको ग्रहण किया, ग्रहण करके छोड़ दिया, इसके बाद में क्या होगा, अनंत बार हम ऐसे वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे जो हमने पहले ग्रहण की भी होंगी। ग्रहण करेंगे, छोड़ेंगे, ग्रहण करेंगे, छोड़ेंगे। अनंत बार ऐसी वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ेंगे जो हमने कभी नहीं ग्रहण की होगी, वो अग्रहित को। और अनंत बार ऐसी वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ेंगे जिनमें मिश्र वाली थी, मिक्स वाली थी।
तो जब ये अनंत अनंत बार ये चक्र पूरा हो जाएगा, उसके बाद में जब नंबर आएगा, तब ये वाला जो अपना 10 का लॉट है, तब ये 10 का लॉट दोबारा ग्रहण होगा। तो उसमें वो पूरा जो टाइम लगता है, वो पूरा टाइम होता है कहलाता है द्रव्य परावर्तन, और वो टाइम हो जाता है अनंत काल, उसमें लग जाता है। बोलिए वर्षा। मिश्र वाले का कैसा रहेगा? मिश्र का मतलब है कि जो समय प्रबद्ध अपन ग्रहण कर रहे हैं, जो लॉट अपन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से कुछ परमाणु ग्रहित वाले हैं, कुछ अग्रहित वाले हैं, तो वो कहलाता है मिश्र। केवल ग्रहित ही ग्रहित है, पूरे लॉट में केवल ग्रहित ही ग्रहित वाले हैं तो वो कहलाएगा ग्रहित। पूरे लॉट में बिना ग्रहण किए हुए वाले ही हैं तो वो कहलाएगा अग्रहित। और उस लॉट में दोनों तरह के हैं तो वो कहलाता है मिश्र। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ वही वही कि वैसे के वैसे। वैसे के वैसे नहीं, वही। वैसे के वैसे नहीं, वैसे के वैसे तो बहुत बार हो जाएंगे। वही इसलिए आइडेंटिटी वही वाले, उस पे जो नाम लिखा है ना अपन ने, वैसे के वैसे तो आ जाएंगे, वैसे के वैसे ही दिखते हैं सब अपने को। पर्याय तो बदल रही है। नहीं नहीं, वो जो हमने नाम डाल दिया ना अभी, तो वो नाम डाल दिया मतलब ये वही है। लेकिन वैसे के वैसे का मतलब है कि जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण अभी था, वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हमको बाद में भी मिल जाएंगे, वो कहलाएंगे वैसे। तो ऐसे नहीं, वही वाले परमाणु, तो वही वाले परमाणु लेकिन दूसरे टाइप के स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हों तो भी नहीं चलेगा। वही वाले परमाणु, और उस लॉट में जितने परमाणु थे 10 का अपन ने लिया है यहाँ पे, तो उतनी ही संख्या में और उतने वैसे ही स्पर्श रस गंध रूप वर्ण रूप हों उनके अविभागी प्रतिच्छेद, तो वो जो दोबारा जब मिलते हैं तो वो कहलाता है, वो जो टाइम लगता है उसमें, वो टाइम कहलाता है एक द्रव्य परावर्तन। इसमें क्या है, ये इसका यंत्र होता है। अभी क्या है कि इसी में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा नहीं बहुत भारी हो गया है, तो वो यंत्र इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। उसमें ऐसा है कि अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करे, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करे, फिर जाके एक बार मिश्र को ग्रहण करता है, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करे, फिर अनंत बार अग्रहित को ग्रहण करे, फिर एक बार मिश्र को ग्रहण करता है, फिर ये वाला प्रोसेस वापस से अनंत बार होता है। इस तरह से ऐसा करके वो बहुत प्रोसेस होता है, यानी इतना समझ लेना है कि ये सारा प्रोसेस होने में अनंत काल लगता है। अनंत काल के बाद ही वो चीज रिपीट हो पाती है। आज जो हमने ग्रहण किए हैं वो अनंत काल बाद ही दोबारा रिपीट होंगे, दोबारा ग्रहण करने में आएंगे, तब वो कहलाता है एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन। अभी पुद्गल परावर्तन पूरा नहीं हुआ, ये क्या हुआ है अभी, एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन। ये एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन, ये पुद्गल परावर्तन का एक पार्ट है, क्योंकि पुद्गल परावर्तन के दो पार्ट कहे, एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन, और दोनों का टाइम प्लस होकर एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। तो अभी तो ये क्या हुआ है, एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन, इसमें ये टाइम लग गया है अनंत काल। इसके बाद में फिर कर्म पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए परावर्तन तो चले जा रहे हैं, परावर्तन तो अभी भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन टाइम कैसे काउंट करेंगे कि ये एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन का जब टाइम ये पूरा हो गया है, वो जो आज 10 हमने ग्रहण किए थे, वो 10 जब दोबारा ग्रहण कर लेंगे जितने टाइम बाद, उसके बाद में अब कर्म पुद्गल परावर्तन का टाइम गिनना चालू करेंगे। ऐसा नहीं आज से ये चालू कर दो, दोनों काम एक साथ चालू कर दिए। हाँ हमारे पास एक ही बर्नर है, हमारे पास 4 बर्नर वाला वो चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, तो हमारे पास एक ही है, तो एक काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम चालू करेंगे। ऐसा नहीं 4 काम एक साथ चालू कर दिए, यद्यपि हो तो रहे हैं सारे एक साथ, लेकिन टाइम की काउंटिंग, जो हम कहते हैं कि जीव ने अनंत काल संसार में बिताया, पंच परावर्तन किए, वो टाइम की काउंटिंग इस तरह से होती है। तो नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होने के बाद में फिर कर्म पुद्गल परावर्तन शुरू होता है। और कर्म पुद्गल परावर्तन में भी क्या है, वही सेम है कि हर समय हम कार्बन वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, तो आज इस समय में जो कार्बन वर्गणाओं का लॉट आया है, एक्चुअल में इसको भी शुरू कब से करते हैं, इसकी काउंटिंग शुरू कब से करते हैं, जब 8वां कर्म बंध रहे हों।
कर्म पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग कब से चालू करते हैं? जब 8 कर्म बंध रहे हों। अब वो 8 कर्म कब बनते हैं जीवन में? कि ज्यादा से ज्यादा 8 बार। आयु कब कितनी बार बंधेगी? ज्यादा से ज्यादा 8 बार है, उससे ज्यादा नहीं है। तो वो जब 8 कर्म बंध रहे हों तब तो ये कर्म पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग चालू होती है। और उस समय जितने कर्म वर्गणाएं आई हैं तो वो उसी नाम वाली, उसी आइडेंटिटी वाली, उतनी ही क्वांटिटी में और उसी क्वालिटी वाली। इसमें क्वालिटी क्या होगी? कार्बन वर्गणाओं की क्वालिटी क्या होगी? उतनी ही प्रकृति, वैसी ही प्रकृति, वैसे ही प्रदेश, वैसी ही स्थिति, वैसे ही अनुभाग। वो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वो उनकी क्वालिटी है। 9 कर्म वर्गणाओं में क्वालिटी क्या थी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो उनकी क्वालिटी थी। कार्बन वर्गणाओं की क्वालिटी क्या है? कि वो उनके प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग जैसे हैं, यानी जैसी स्थिति जैसी अनुभाग। मेन तो स्थिति अनुभाग है, जिस स्थिति और जिस अनुभाग वाली वो है, वो सारी हमने नोट कर ली। उनके आइडेंटिटी, उनकी संख्या और उनके स्थिति अनुभाग, जो उनकी क्वालिटी थी। अब ये जो वर्गणाएं आज हमने कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की, एक तो ये छूटेंगी कब? जो कार्बन वर्गणाएं हमने आज ग्रहण की हैं, ये छूटेंगी कब? छूटेंगी तब तो दोबारा आएंगी ना भाई। जो वर्गणाएं हमने ग्रहण की हैं वो निकले वापस, निकलेंगी उसके बाद ही तो वापस आएंगी। तो ये कार्बन वर्गणाएं कब निकलेंगी? कि अपनी अपनी स्थिति पूरी करके निकलती हैं। और स्थितियां सैनी पंचेंद्रिय की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तो मिनिमम है, उससे कम की तो होती ही नहीं है। सैनी पंचेंद्रिय हम लोग हैं तो हमारे पास आज कोई भी कर्म आ गया तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता रहता है। धीरे धीरे होती रहती है जैसे जैसे वो पूरे होते हैं, लेकिन वो पूरा ग्रुप तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मिनिमम तब जाके खत्म होगा। उसके बाद में वो दोबारा वैसा का वैसा लॉट कब ग्रहण होगा? उतनी ही संख्या में, वही आइडेंटिटी वाले और उसी क्वालिटी, यानी उतने ही स्थिति अनुभाग वाले, तब वो एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। बोलिए ज्योति जी। दीदी, हम जो ले रहे हैं ना ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट, तो मतलब उसमें एक समय प्रबद्ध का लेंगे या कितने लेंगे उसमें? समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध को ही लेना है। एक समय, यानी एक समय में जो आ रहे हैं उसको रोटेट करना है। सारे जीवन के नहीं लेना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, कुछ लोग ऐसे करते हैं ऐसा कैसा शरीर हमको पूरा दोबारा मिल जाए। ये स्थूल रूप से कहने की बात है, पूरा का पूरा शरीर दोबारा मिल जाए तो इसमें कितने सारे समय प्रबद्ध, कितने परमाणु लगे हुए हैं, वैसा नहीं होता है। बस एक समय में जो ग्रहण किया है ना, एक समय प्रबद्ध, वो वाला लॉट दोबारा जब कभी मिल जाए, उसी आइडेंटिटी वाला, उसी क्वालिटी वाला और उसी उतनी ही संख्या वाला, तब उसको कहते हैं एक नौकर्म परावर्तन। और कार्बन वर्गणाओं में भी जब ऐसा रिपीट होता है तो उसको कहते हैं एक कर्म पुद्गल परावर्तन। इस तरह से ये पुद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन, इसमें नौकर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों का टाइम प्लस होके फिर एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। दोनों का जब टाइम पूरा हो जाता है, यानी दोनों परावर्तन पूरे हो जाते हैं, तब वो एक पुद्गल परावर्तन या एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इन सब में वास्तव में अनंत काल लगता है। पहला परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, उसमें ही अनंत काल लगता है। और आगे आगे के परावर्तन इससे भी अनंत गुणे बड़े होते हैं, उनमें इससे भी अनंत गुना टाइम ज्यादा लगता है। ये वाला थोड़ा समझने में कठिन लगता है, बाकी आगे वाले इतने कठिन नहीं है समझने में, इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ थोड़ा सा ये समझने में अपने को थोड़ा कठिन लगता है। बोलिए भारती आंटी। और जो पुद्गल परावर्तन जो होता है उसमें मतलब नामकर्म और इसका आधा आधा है कि एक कोई भी? नामकर्म नहीं, नो कर्म। हाँ, नो कर्म, सॉरी। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन जो कहते हैं उसका मतलब है या तो एक नो कर्म परावर्तन या एक कर्म पुद्गल परावर्तन। तो वो पुद्गल परावर्तन का आधा है, नो कर्म परावर्तन, नो कर्म पुद्गल परावर्तन या कर्म पुद्गल परावर्तन, दोनों में से कोई भी एक लेंगे तो वो उसका आधा रहेगा, उसको बोलेंगे अर्ध पुद्गल परावर्तन। सम्यक दर्शन होने के बाद में जीव संसार में अधिक से अधिक रहे तो कितना टाइम रह सकता है, उसके लिए कहा है अर्ध पुद्गल परावर्तन। यानी कि ये जो एक नौकर्म परावर्तन अभी हमने समझा है,
ज्यादा से ज्यादा उतना टाइम, अनंत काल है। लेकिन अनंत का मतलब ऐसा नहीं होता है, अनंत का हर समय अर्थ ये नहीं होता है कि जिसका अंत नहीं आ, उसको अनंत कहते हैं, ऐसा नहीं है। अनंत का अर्थ क्या होता है? अनंत किसे कहते हैं? बोलिए ज्योति जी। जो केवली भगवान के ज्ञान में है। हाँ, जो मति शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में नहीं जाना जा सके, केवल ज्ञान में ही जिसको जाना जा सके, उसका नाम है अनंत। तो ये जो टाइम है, ये टाइम अंत तो आ रहा है ना, खत्म तो हुआ, तो अंत तो आया है, लेकिन इतना लंबा टाइम है कि मति शुद्ध ज्ञान में भी नहीं जाना जा पा रहा है, अवधि ज्ञान में भी नहीं जाना जा पा रहा है, केवल ज्ञान में ही इसको जाना जा सकता है, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। तो सम्यक दर्शन होने के बाद में इससे ज्यादा टाइम ही तो मैक्सिमम कहा है, कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे होने के बाद छूट जाए उसके लिए ऐसा कहा है, अदरवाइज इतना टाइम भी नहीं लगता है। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न है कुछ? हाँ बस मैं फिर से, क्योंकि इतना बड़ा सब चल रहा है ना, तो कंफर्म कर रही थी। तो हम जो वर्गना लेंगे, नंबर ऑफ वर्गना है, तो वो ही लेंगे ना, सिद्धों का अनंतवां भाव, हाँ, एक समय प्रबद्ध वही में। वही। तो मतलब वो ही इतने ज्यादा हो गए, वो तो उनका ही समूह कहाँ से मतलब सेम होगा फिर? हाँ, तभी वो अनंत काल लग जाता है ना। अनंत, वो जो एक समय प्रबद्ध है उसमें एक्चुअल में अनंत परमाणु है। एक समय प्रबद्ध मतलब वो जो वर्गणाओं का ग्रुप आया है उसमें अनंत परमाणु है। तो वो अनंत, तो अपन घर में 4 आदमी होते हैं ना, तो उस 4 की यानी सबकी एक सी राय मिलना, सबके एक सी मन मिलना, वो सब बड़ा मुश्किल होता है व्यवस्था मिलाना। और यहाँ अनंत है, तो अनंतों को जुटाना कितना कठिन काम है। यहाँ तो 2 आदमी में, 4 आदमी में सबको मेल मिलाना इतना कठिन पड़ता है। ये इसलिए इसमें ये सब क्या बता रहे हैं, टाइम, टाइम का अंदाज अपने को लगे, वो उसके लिए एक बात बताई जा रही है। बोलिए पारुल। अनम्यूट नहीं हुआ पारुल। जो ये कर्म पुद्गल परावर्तन है, इसमें जब कर्म अपना फल देके खिर जाएंगे तब होंगे वो। हाँ, खिल जाएंगे, उसके बाद में वो और किसी किसी के कर्म बन के बंध जाएंगे और कहीं भी जाएंगे, फिर कभी दोबारा वही वाले, क्योंकि वो जो एक समय में वो जो आए थे ना अनंत, वो वाले सारे वापस वापस इकट्ठे होके आए। तो अभी ये जो अनंत बंधे हैं अभी हमारे से अलग हो गए, पहले तो हमारे से निर्जरा कितने दिनों बाद होगी, फिर वो अब किस किस के साथ जाके बंध जाएंगे पता नहीं, अलग अलग लोगों के। कार्बन वर्गना है ना, तो दूसरे दूसरे जीवों के साथ बंधे, और फिर वो दूसरे जीवों के साथ बंधे, और फिर वो उनसे कब निर्जरित होंगे, और फिर मान लो कदाचित अपने साथ भी वापस आ गए, तो उसी क्वालिटी वाले, उतनी ही स्थिति, उतने ही अनुभाग वाले, वो मिलना कठिन है। मान लो अपने साथ भी, अपने आसपास वो वर्गनाएं वहीं रहती ना, तो वापस अपने साथ भी बंध गई, लेकिन वो जो लौट आया उस 1000 में से एक भी अलग था, 999 तो सेम थे, लेकिन एक अलग था, तो भी वो नहीं काउंट होएगा। तो कितनी मुश्किल है कि वो सारे 1000 हों, उनके स्थिति अनुभाग सेम हों, और वही वाले सारे हों, उसलिए वो उसमें दुर्लभता हो जाती है। तो ये जो बंधना शुरू होते हैं वो 8 कर्म जब होते हैं तब शुरू होते हैं, उसके बाद बनते रहते हैं। उसके बाद नहीं, 8 कर्म जब बंध रहे हो तब इसका टाइम हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना। यानी आपका, वो बोलते हैं ना, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, तो कब होगा कि जब 8 कर्म बंध रहे होंगे तब आपका ये कर्म टाइम स्टार्ट होगा। उसके अगर अभी 8 कर्म नहीं बंध रहे हैं तो कर्म पुद्गल परावर्तन का टाइम स्टार्ट नहीं माना जाएगा। वो टाइम ऐसे ही जा रहा है, वो टाइम तो जा रहा है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखो कल करेंगे अपन और इसकी बात। अभी हाँ, समीक्षा कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ, ये कर्म परावर्तन तो तब स्टार्ट होगा जब 8 कर्म बंधेंगे, पर फिर 9 कर्म परावर्तन कब स्टार्ट होगा? उसके लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, वो तो जब अपन टाइम ले लो कि इस समय वाला, तब से ये तो चल रहा है ना अनादिकाल से, ये तो चल रहा है, तो बस हमको जैसे अभी से गिनना चालू करना है तो अभी वाला टाइम मान लिया, ऐसा। नो कर्म में ऐसा कुछ नियम नहीं है पर्टिकुलर। तो और ये कर्म परावर्तन छोटा होता होगा कर्म परावर्तन से? नहीं, दोनों का टाइम बराबर ही है, जब तो वो आधा आधा करके है। चलिए, और कल करेंगे चर्चा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो अभी भी तो लिख के रख लीजिए, कल तक भूल नहीं जाए, तो लिख के रख लीजिए, तो कल कर लेंगे अपन चर्चा।
जय श्री